सन 711 एक तारीख। इतिहास की किताबों में अक्सर इसी तारीख से कहानी शुरू होती है। मोहम्मद बिन कासिम आया, देवल पर हमला, सिंध में युद्ध हुआ और राजा दाहिर मारा गया। लेकिन क्या सचमुच कहानी यहीं से शुरू होती है? नहीं। आप इतिहास को सिर्फ विजेता की अंतिम चाल से पढ़ेंगे तो आपको पूरी बाजी कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सिंध की सीमा तक पहुंचने तक 1 या 2 साल नहीं लगे, लगभग 75 साल। 75 साल कभी समुद्र से जहाज आए, कभी मकरान के रेगिस्तान से सेनाएं उतरी, कभी किकान के पहाड़ों ने रास्ता रोका, कभी जाबुल के शासकों ने पीछे हटते हुए पूरी सेना को अपने भूगोल में खींच लिया, कभी काबुल के शासक ने शहर से अरब सैनिकों को बाहर निकाल दिया, कभी किसी क्षेत्र ने किया, कभी विद्रोह किया, कभी लूट हुई, कभी किले तोड़े गए, कभी बंदी बनाए गए और कहीं पूरी की पूरी अरब सेना को ही वापस लौटने पर मजबूर किया गया। इस कहानी में हम आपको सिर्फ अरबों की आगे बढ़ती हुई सेना नहीं, बल्कि इसमें वो लोग भी हैं जो अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते, जिन लोगों ने अपने सरों की बाजी लगा दी, जिन लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखा लेकिन युद्ध किया क्योंकि स्वतंत्र रहना था। तो आज की कहानी में दोस्तों, अरब सिंध में कैसे पहुंचे ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उन्हें सिंध के दरवाजे तक पहुंचने में इतने दशक क्यों लगे, और इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें सिस्तान के बाद। नमस्कार, धीरेन्द्र डायलॉग में आज फिर हम इस तीसरी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपको बताऊं, आज हम लोग कुछ मैप का सहारा भी लेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हमको मैप के सहारे समझाया जाए। पिछली कड़ी में हम ईरान पार कर चुके हैं, सासानी सत्ता टूट चुकी है, सिस्तान तक अरबी शक्ति पहुंच चुकी है और यहां से भूगोल में अचानक बदलाव आता है क्योंकि सामने है मकरान। एक बात और याद रखिएगा, जितनी नफरत, जितनी वहशियत आपको ईरान में दिखी है, अब उसमें और बढ़त हो जाने वाली थी, क्योंकि ईरान ने बहुत आसानी के साथ समर्पण किया। इसीलिए जिन लोगों को हिंदुस्तान के इतिहास में जरा सी भी दिलचस्पी है, जो विल डुरंट के बारे में भी जानते हैं कि जितना ज्यादा नरसंहार, जितना जघन्य तरफ से हिंदुओं का किया गया, सनातन का इतना दुनिया के तख्ते पर मिलना संभव है, तो उसके पीछे ये 75 साल की नाकामी, ये 75 साल की खिसियाहट, ये सब भी है, क्योंकि सिर्फ सनातन उनको रोक रहा था। 75 साल तक उनको इंच दर इंच बढ़ने में, सिंध तक पहुंचने में लगे हैं, ये याद रखिएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिस्तान के बाद अरब शक्ति, भूगोल जहां बदला वहां पहुंची मकरान, आज का बलूचिस्तान। ये उस समय ये सिर्फ नक्शे का एक हिस्सा नहीं था, ये एक फ्रंटियर था दोस्तों। ये फ्रंटियर था, एक ऐसी सीमा जहां सत्ता का मतलब था किसके पास पानी के स्रोत होंगे, किसके पास पहाड़ी रास्तों का नियंत्रण होगा, किसके पास किले रहेंगे और किसके पास इतनी रसद रहेगी कि वो सेना को कई दिन तक रेगिस्तान में जिंदा रख सके। यही कारण है मकरान की कहानी को ईरान जीत लिया और अब सिंध जीतना बाकी है कहकर आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मकरान अपने आप में एक युद्ध था। अल बलादुरी की अगर हम किताब का जिक्र करें या तबरी को देखें या फिर चचनामा को देखें, तो उन अभियानों में मकरान और उससे जुड़े फ्रंटियर पर लड़े बार बार के अभियान, कब्जे और विद्रोहों का उल्लेख मिलता है। बाद के चरण में सिना इब्न सलामा और कमांडर्स द्वारा मकरान में नियंत्रण की कोशिशें की गई। अब हम एक कदम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे, क्योंकि बाहरी भारत के पश्चिमी तट से अरब जहाज मकरान की पूरी कहानी से पहले भी परिचित हो चुके थे। मैं आपको एक थोड़ी सी वो रास्ता दिखाता हूं, आप ये देखेगा, ये देखेगा, ये आपको थोड़ा सा मैप से समझ में आएगा। सिस्तान है, यहां जारान से आता है, फिर बोस्त 652 ईस्वी में अरबों के अधीन आता है। यह सिस्तान से सिंध के दरवाजे तक पहुंचने का जमीनी मार्ग है दोस्तों, जहां से ये अलग आ रही थी। इसके बाद हम समुद्री भाग पर भी चलेंगे, क्योंकि अगली कहानी तो समुद्र से निपटती है, क्योंकि वो जहाजों से आ रहे थे, वो सेना से आ रहे थे, उनको एक अंदर आना था, क्योंकि बूटी यानी धोखे से लूटे गए धन की ताकत है।
वो जो औरतों को गुलाम बना रहे थे, जो नाबालिग बच्चियों से सामूहिक रेप कर रहे थे, जिनकी चीखें गूंजती रही होंगी उन किलों में, उन सब को आप अगर अपने कानों में महसूस नहीं करते हैं, तो आप सभ्यता के उस हिस्से को खो चुके हैं। ये सोच के देखिए कि उन पुरुषों को, उन बच्चों को जिनको जरा सा भी प्यूबिक हेयर नहीं आया, उनके नीचे बच्चों को ही जिंदा छोड़ा गया था, वरना सबको कत्ल करके या फिर गुलाम बनाकर दुनिया की मंडियों में बेचा गया। ये कहानी ये यहां से शुरू होती है। तो बोस तो आ गया, उसके बाद हम मकरान पहुंचे हैं। ये देखिए मकरान आपको दिख रहा हो, कठिन रेगिस्तान, पानी की कमी, यहां से भारत की सीमा शुरू होती है। आपको अब ये जो इतिहास आपको समझ में आ रहा है, ये इतिहास कभी नेहरू ने नहीं पढ़ाया, ये इतिहास कभी नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि इतिहास आपके नजरिए से लिखा ही नहीं गया। इतिहास ऐसे लिखा गया कि जैसे मुसलमान यहां के मूल नागरिक हो। नहीं, उनका इस देश से कोई रिश्ता नहीं है, इस मिट्टी से उनका कोई वजूद नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो जिस परंपरा से आते हैं, वो इस देश में कोई किसी धर्म प्रचारक या प्यार या बिजनेस के लिए नहीं आई, वो सिर्फ कत्लो गारत और गुलाम बनाने आई थी। इसीलिए ये कहानी आज इसी तरह से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आगे फिर किकान है। यहां अरब सेनाओं को भारी प्रतिरोध मिला, और आप ये जान लीजिए किकान में जो जिस तरह का नरसंहार हुआ, उस तरह का आपको कोई भी अगर आप AICI उन सब पर जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं देगा। जबकि ओरिजिनल सोर्स बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने कत्लेआम और नरसंहार किए कि उस समय की अंतरात्माएं चीख चुकी। और अगर आज आप सुनेंगे, और अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, तो शायद आंखों से खून चुएगा। इस तरह की वहशत उन अरबी हत्यारों ने वहां चलाई। इसके बाद किकान से आगे फिर ये जाबुल आता है। जौनबुल शासकों को आप भूल चुके होंगे, क्योंकि आपकी संस्कृति आपको भुलाती है, आपका इतिहास आपको भूलना सिखा रहा है, क्योंकि वामपंथियों ने आपकी स्मृतियों पर कब्जा किया। वो जानते नहीं कि जनबुल नाम के शासक, जिसको पदवी भी कहा गया, उन्होंने कितनी शानदार लड़ाई लड़ी। वो खूबसूरत लड़ाइयां आपके इतिहास में अब गायब है, क्योंकि आपका इतिहास तो मोहम्मद बिन कासिम को शासक कहने लगता है, और आपका इतिहास पाकिस्तान के उन नामुरादों से जुड़ता है जो अपने बाप दादाओं में महमूद गजनवी को खोज रहे हैं, और आज उनको पानी नहीं याद आ रहे हैं। यही होता है इतिहास से रिश्ता कटने का सबक। और उसके बाद फिर काबुल है। काबुल के शाह ने अरबों को कई बार निकाल के बाहर किया। शाह का मतलब मुसलमान नहीं थे वहां, वो हिंदुओं को उपाधि थी। वही शाह डायनेस्टी थी, जिसकी किताब यहां मैं आपको दिखाऊंगा, द फॉरगॉटन किंग, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके कहीं बराबर में आपको दिख रहा होगा सिंधु के पार, ये भारत का वास्तविक दरवाजा था, क्योंकि आप सिंधु पार करते हैं। तो अब हम आपको फिर वापस अपनी कहानी पर चल रहे हैं। ये मैंने आपको मैप दिखाया है, और मैप से समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो लड़ाई उस समय चल रही थी। अब समुद्र के रास्ते चलते हैं। मैं समुद्र का भी मैप आपको दिखाऊंगा। पहले बता देता हूं, समुद्र के साथ उन्होंने पहली टोह लेनी चाहिए। अब नक्शे को आप जमीन से समुद्र पर लेके आते हैं। अरब सागर आपको दिखाई देता है। ओमान उनका बेस बन चुका था। ओमान, बहरेन, और फिर भारत का वेस्टर्न सूर या पश्चिमी तट। और सन 636 ईस्वी, याद रखिएगा, 632 में पैगंबर मोहम्मद की मौत होती है। उसके बाद 632 से 34 का अबू बकर है। अबू बकर ये खलीफा खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं, यानी राइटली गाइडेड, यानी वो खलीफा जो जिन पर कोई दोष नहीं हो सकता। आप देखिए उनका दोष कितना होगा, क्या होगा, वो आपको आगे किताब और उन्हीं की इतिहास बताएगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अबू बकर ने अगर आपके देश पर हमला नहीं किया, तो यह मत समझिए कि वो हमला नहीं करना चाहता था। अबू बकर सिद्दीक जिसका नाम है, जिसकी बेटी आयशा थी, जिससे पैगंबर की शादी हुई थी, अगर आप ये देखेंगे, अबू बकर अल सिद्दीक ने 2 साल जो लड़ाइयां लड़ी, वो अरब में लड़ी। जिन मुसलमानों ने पैगंबर के डर से, या उस समय अरबों की तलवार में, जो मुसलमान बन चुके थे, उनकी तलवार की धार से जिन्होंने डर कर मुसलमान धर्म अपनाया था, वो वैसे ही पैगंबर की मौत के बाद वापस लौटने लगे। तो 2 साल तक अबू बकर सिद्दीक उनको ढूंढ ढूंढ के कत्ल करता रहा, जिसको जंगे रिदा कहा जाता है। इसलिए 2 साल उसमें कट गए, जो 634 हो गए। और 634 के बाद बनता है उस्मान बिन खत्ताब। ये उस समय दूसरा खलीफा बनता है, और उसी समय से भारत पर हमलों की कहानी आप 636 से शुरू कीजिए और 711 तक आइए, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत ने कितना रेजिस्टेंस किया, जो आपकी किताबों से गायब है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इसको बड़ा
बड़ा शब्दों में नहीं बनाना है। खलीफा उमर ने उस्मान इब्न अबी अल अस को बहरीन और ओमान का गवर्नर बनाया। उस्मान याद रखिएगा उसके बाद वही खलीफा बनता है, इसलिए याद रखिएगा। उस्मान ने अपने भाई अल हकम इब्न अबी अल अस को एक समुद्री अभियान के साथ थाने भेजा। ठाणे याद होगा, मुंबई के बाहर का इलाका है ठाणा, और आज तो वो कमिश्नर भी बैठता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए कि कोई 711 जैसा एक कन्क्वेस्ट का बड़ा अभियान नहीं था। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा नक्शा इसमें लगा देता हूं, क्योंकि आपको ये नक्शा शायद स्टेज पर मैं लगाता हूं, ये देखिएगा। ये आपको यहाँ से ये किकान का ही नक्शा है। मुझे लगता है कि हमने पश्चिमी दिमाग की भौगोलिक वो दिखाई है, हम इसको हटा के अभी दूसरा नक्शा लगाते हैं आपके साथ। ये देखिएगा समुद्र रास्ते से ये आपको अरब प्रायद्वीप दिख रहा है, ये ओमान है, ये बसरा है, ये जो इनका सिटी था, और उसके बाद यहां से ये शुरू होता है। ये पहला ठाणे है 636 से 643 एडी के बीच में। अब कॉमन एरा बोला जाता है, पहले एनो डमनी बोलते थे, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइसिस के बाद। ये जब अरब जहाजों के छापे, लूट और बंदी बनाना, ये एक बिल्कुल उनका काम था। उसके बाद फिर वो आते हैं भृगु कच्छ, जिसे भरूच आज कहा जाता है। भारी लूट, व्यापारिक हमले, प्रतिरोध भी हुआ। और फिर तीसरा ओमान से फिर एक आता है देबल, कई बार समुद्री हमले, बंदरगाह, तटीय नगरों पर कब्जे। उद्देश्य क्या है? सीधा लिखा हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। लूट, दास बंदी बनाना, दास मैं फिर नहीं कहूंगा, गुलाम अलग शब्द है, दास अलग शब्द है, और व्यापार पर नियंत्रण और आगे की जमीनी विजय के लिए तटों की टोह लेना। ये अभियान स्थायी कब्जे के लिए नहीं कहे गए थे, कई बार छापामार युद्ध की तरह थे। यानी ये समुद्री अभियान आपको ये दिख रहे हैं पूरे। हमला, लूट आपको मैंने बता दिया, ये सब है, तीनों में आपको दिख रहा होगा हमला, लूट, और प्रमुख स्थान आपके ये मैंने दिखाए हैं। तो हम एक मैप के सहारे मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि ये 636 से 711 के बीच में आप समुद्र पर कहां लड़ रहे थे। तो मैंने बताया अल हकम इब्न बल असल को, उसने जो उस्मान का यानी आने वाले खलीफा का भाई था, वो नेवल एक्सपेडिशन करता है। और हमारे समय का जो महत्वपूर्ण अरबिक सोर्स है, अरे अल बलादुरी, यानी उस समय अभी हमारे पास सबसे ज्यादा उस समय का सबसे करीबी सोर्स यही था, फुतू अल बुलद जिसको कहा जाता है। इसका एक विवरण बहुत छोटा सा है कि सेना गई थाने और लौट आई। उस्मान ने उमर को इसकी सूचना दी और उमर खुश नहीं हुआ। उसने उस्मान को कठोर शब्दों में लिखा, बालादरी ने इसका अनुवाद अगर हम लोग करें, तुमने लकड़ी में कीड़ा डाल दिया। और फिर उमर कहते हैं कि इससे सैनिकों को नुकसान होता तो उस्मान के कबीले से अपना हिसाब लेते। ध्यान दीजिए, हमारे पास भारतीय कमांडर का नाम नहीं है, लेकिन अगर हमारे सोर्सेज में जाएंगे तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने इन अरबी हमलावरों को बुरी तरह हराया था, थाना में अरब फ्लीट को हराया। ये हमारी कहानी है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, और इसका मजाक लोगों ने बनाया। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो आखिर लौट कहां गए। वो तो हमेशा आने के बाद कभी वापस नहीं लौटते थे, इसीलिए बालाधारी ऐसा कुछ नहीं देता, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स में है। और अगर इतिहास इसको बहुत शान तरीके से बहुत छुपाना चाहता है, तब भी वो कहता है कि अरब समुद्री शक्ति थाने तक पहुंची, लेकिन वहां स्थायी कब्जा नहीं कर पाई। और हमारे सबसे पुराने अरेबिक अकाउंट में युद्ध का विस्तृत वर्णन और भारतीय सेनापतियों का नाम नहीं मिलता। ये कहानी लग सकती है, लेकिन रिसर्च ये नहीं कहती। रिसर्च कहती है कि उस समय लड़ाई हुई। फिर हम तीसरी तरफ चलते हैं, यानी भरूच जो है तीसरा प्रहार होता है। थाने से लौटने के बाद कहानी खत्म नहीं होती। उस्मान का भाई अल हकम फिर अगला अभियान करता है भरूच में। इसको बाराउस ये अरेबिक में कहा गया, या बरवास के तौर पर कहा गया। आज का गुजरात नर्मदा के मुहाने पर, बहुत ही याद होगा, मैंने खैर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैंने तो इन सब जगह पर स्टोरीज की। उस पर आज वो भरूच एक अजीब सा पिछड़ा हुआ सा कछवा दिखता था। अभी तो दोबारा से वहां वो शुरू हुई है, दोबारा से वहां बिजनेस एक्टिविटी। मोदी सरकार जब से बनी थी उसके बाद वो बना। और भरूच से ही आपको याद होगा गांधी परिवार के पूर्वज निकलते हैं। कौन से? जो आज के गांधी हैं, याद रखिएगा। तो ये अब यहां से चलते हैं। सबसे ईमानदार जवाब ये आता है कि किससे सामना हुआ। वो भारतीय कमांडर का नाम नहीं आता। वो कहते हैं कि हाकम ने भरूच की तरफ फौज भेजी और वो किसी बड़े बैटलफील्ड का नजारा नहीं देखता। लेकिन हमारे पास क्योंकि उस समय ये गुजरात में चालुक्य शक्ति बहुत ताकतवर थी, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इतिहासकारों ने इसमें जो चालुक्य के लिए कहा वो कोई हवा उड़ाई होगी। लेकिन अरब जहां गए उन्होंने जिस तरह की वहशियत और बर्बरता शो की वो यहां नहीं कर पाए। तो इसीलिए नहीं, क्योंकि वो हार थे। भरूच तक अरब नेवल रीच हो चुकी थी। बलाधुरी बहुत ज्यादा रिजल्ट इसका नहीं देता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कोई स्थायी अरब ऑक्यूपेशन नहीं था।
तट तक पहुंच जाना और तट पर सत्ता स्थापित कर देना दो अलग बातें हैं दोस्तों। फिर पहली बार सिंध का नाम युद्ध के मैदान में आता है, नक्शा गुजरात से नीचे आता है, सिंध में आता है, इंडस डेल्टा है, देबल। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग ट्रेडिशन है। अरेबिक ट्रेडिशन क्या कहता है, अल मुगारा इब्न बी इब अभी जो है, ये बहुत ही हिस्ट्री में आता है इसका नाम, उस्मान के भाई को डेबल की खाड़ी की ओर भेजा गया। बलाधुरी ने छोटा सा लेकिन स्पष्ट स्टेटमेंट दिया कि उसने एनिमी का सामना किया और उसे पराजित किया। यानी अरेबिक सोर्स अगर आप देखेंगे, डेबल में वो जो है देबाल भी बोलते हैं, डेबाल, वहां अब दूसरी आवाज अगर वो सफल रहा। लेकिन अगर दूसरी कहानी सुने जो चचनामा है, जो सिंधी आइडिया को बताती है, वो कहती है ये सर्वाइविंग पर्शियन टेक्स्ट जो है 13वीं शताब्दी में अल कुफी से जुड़ा हुआ है। इसका दावा है कि पुराने अरेबिक हिस्ट्री से ट्रांसलेटेड है, इसका मूल अरेबिक टेक्स्ट आज नहीं है, लेकिन इसमें समा या सांबा, सांबा को कहा गया कि वो गवर्नर था देबल का, देबल के लोग व्यापारी थे, और जब अरब फ्लीट वहां पहुंची तो स्थानीय ताकत से उसका मुकाबला हुआ और यहां अल मुगिरा मारा गया। ये चचनामा का ट्रेडिशन कहता है कि अब हमको ये कहना हम लोग कहें कि लेकिन बायोग्राफिकल एविडेंस में अल मुगीरा के जिंदा रहने के सबूत अरेबिक हिस्ट्री देती है, लेकिन हिंदुस्तानी हिस्ट्री में वो यहीं मारा गया। और इसीलिए चचनामा के इस पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं। अब हम ये तो कहें कि देबल की स्थिति लड़ाई दो स्मृतियों में बची हुई है। अरबिक क्रॉनिकल में अरब विजय है, लेकिन सिंधी ट्रेडिशन जिन्होंने इसको भुगता है वो स्थानीय प्रतिरोध और अरब कमांडर की मौत की कहानी सुनाती हैं। अल मगीरा की कहानी हो सकता है वो कोई दूसरा रहा हो, और यही इस डॉक्यूमेंट्री की खूबसूरती है कि यहाँ इतिहास निश्चित है। हम निश्चित बोलेंगे जहां इतिहास लड़ता है वहां हम सोर्सों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। 644 में रसेल, अब समुद्र से जमीन की ओर चलते हैं, लगभग 8 साल आगे चलते हैं, रासेल में अब लड़ाई होने जा रही है 644 सी में, यानी कॉमन एरा में। यहां पहली बार अरब एडवांस जो है कोस्टल पे नहीं रहता, अब जमीन की सेना सामने, मकरान से आगे बढ़ती हुई अरबिक फोर्स और सामने सिंध की शक्ति है। इस अभियान को बाद की परंपरा में कहा गया बैटल ऑफ रासेल। अरब कमांडर के रूप में वही हाकम बिन अब्र अल तगल हिलिबी और सियाब इब्न मरखस द अब्दुल इब्न उस्मान के नाम मिलते हैं। सामने सिंध की सेना थी। यहाँ एक सावधानी जरूरी है क्योंकि राजा रासेल को एक निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग एक आदमी नहीं मानते हैं, लेकिन जितना पॉपुलर हिस्ट्री में वो एक राजा है। बलाधुरी के कॉन्टेक्स्ट में रासेल को कासा का चीफ कहा गया है। बाद की हिस्टोग्राफी ने इसे सिंध के रूलर के रूप में पढ़ा, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री में हम इसको ऐसा देखें कि सिंध की सेना और स्थानीय नेतृत्व, ये बिना इसके माने हम इसको राजा रासिल का युद्ध मानते हैं। इस बैटल के बारे में अरब ट्रेडिशंस अरब विक्ट्री बताती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ये विक्ट्री हो गई तो फिर इंडस पार क्यों नहीं हुआ। अरब कहते हैं कि साहब उस समय जो है इंडस को पार करने से उस समय उमर ने मना कर दिया था, कहा कि भाई इसके पीछे, और ये सैन्य डर नहीं है, मकरान और सिंध की कठिन ज्योग्राफी का असेसमेंट था। यानी आप ज्योग्राफी से डर गए, लेकिन आप इसको डर नहीं कह रहे, आप खुद कह रहे हैं। एक अरेबिक ट्रेडिशन में इसके बारे में एक रिपोर्ट गई थी जो खुद बालाधुरी बताता है, पानी कम है, फल खराब है, थोड़ी सेना मारी जाएगी और बड़ी सेना भूख से मर जाएगी। और यही वहां क्षण है जब ज्योग्राफी एक इतिहास को बदलती है। अब किकान की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको जो मैप दिखाया उसमें आपको मकरान से आगे किकान दिखता है, फिर जाबुल है, फिर काबुल है। किकान जो है आज के बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने वाला क्षेत्र था। यहाँ मैदान खुला नहीं था, पहाड़, दर्रे, घाटियां, स्थानीय लड़ाकू समुदाय और ऐसी जगह जहां बाहर से आई हुई सेना का सबसे बड़ा दुश्मन लोगों से ज्यादा भूगोल था। 659 से 663 के आसपास हारित इब्न मुरा अल अब्दी का अभियान इस फ्रंटियर तक पहुंचता है, और यहां एक बेहद कठोर अरेबिक हम लोग अकाउंट देखते हैं। यहां हारित पहले अभियान में सफल होता है, वो लूट लेता है, बंदी बनाता है, गुलाम बनाता है, औरतों को गुलाम बनाता है, बच्चों को मारता है, सबको कत्लो-गारत करने के बाद। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये होता है किकान में उसका सामना रेजिस्टेंस से होता है। और अगर फिर हम ये कहें, ये एपिसोड क्यों बता रहा है कि वो और उसके कुछ साथियों को छोड़ दें, बाकी सब किकान की जमीन में मारे गए।
यानी जो सेना पहले हिस्से में लूट और कैप्टिव हासिल करती है, उसी कैंपेन में उसका अगला हिस्सा जब आगे बढ़ता है, पूरी तरह से उस एक्सपीडिशन में विनाश हो जाता है। रेजिस्टेंस को हम रोमांटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यही है। इसको जान लीजिए कि पूरी अरब आर्मी में जाकर बताने वाला कोई नहीं बचता है। इतना बड़ा, यानी युद्ध में क्या हुआ ये बताना नहीं। और सिंधी ट्रेडिशन किसान के बारे में ज्यादा बेहतर है। वो उसमें आपको उसका नैरेटिव मिलेगा, पहाड़ी लोगों का और स्थानीय समुदायों का ये नैरेटिव मिलता है कि रेजिस्टेंस कैसे हुआ। लेकिन हमको थोड़ा सा चचनामा का 13वीं शताब्दी का सर्वाइविंग टेक्स्ट कहता है, इसीलिए हम उसको एकदम स्टेनोग्राफिक वो तो नहीं मानते कि एकदम एग्जैक्ट है, लेकिन ये बताता है कि सिंधी मेमोरी ने इस संघर्ष को कैसे याद रखा। ये दोनों एक घटना है, उसको हम लोग उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। जाबुल और जुनबिल, जिस शासक ने पीछा नहीं किया बल्कि युद्ध की दिशा मोड़ दी। जाबुल मैंने आपको दिखाया, जाबुल है। यहां सामने आता है जुनबिल, एक बार का बैटल नहीं है। जुनबिल में मैं आपको, चूंकि मुझे लगता है कि हम इसको दोबारा दिखाते हैं, ये आपको शायद जब अच्छे से लगेगा। ये मकरान, ये देखिएगा यहाँ किकान, और इसके बाद ये जाबुल आ गया, यहां तक आ गए। ये धीरे धीरे यहां से मकरान, मकरान की, और मकरान हमेशा से इनके पास नहीं रहा, उसके बारे में भी मतलब बहुत बड़ा, चूंकि उसको समेटना मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे एपिसोड्स बनाऊं, लेकिन फिर भी बहुत समेटना मुश्किल हो जाता है। जाबुल जनबिल यहाँ का एक बैटल, एक बार की बैटल नहीं, दशकों का फ्रंटियर कॉन्फ्लिक्ट चलता है यहाँ। अरेबिक सोर्स में जुनबिल को अक्सर एक टाइटल कहता है, लेकिन हमारे उसमें, हमारे सोर्सेज में ये कहते हैं जाबुलिस्तान की स्थानीय शक्ति। और ये तुर्क शाही वर्ल्ड से जुड़े हुए फ्रंटियर पॉलिटी जो थी, अरब सेनाएं आती रही, कभी उन्होंने ट्रिब्यूट लिया, कभी ट्रीटी हुई, कभी लोकल रूरल पीछे हटा, कभी अरब सेना आगे बढ़ी, लेकिन एक स्थायी विजय नहीं हुई। यही इसका सबसे बड़ा था। फिर क्या आता है 698 में, ये सबसे खतरनाक है। अब आप ये समझिए अरब कैसे जा रहे हैं। हजाज का आदेश आता है, लूटो, किलों को तोड़ो, लड़ने वालों को मारो। अब हम वहां पहुंच गए जहां सोर्स की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, किसी भी नरेशन को अपना नए शब्द देने की जरूरत नहीं है। 698 कॉमन एरा, ये अल हजाज इब्न यूसुफ सिस्तान के गवर्नर ने ओबेदुल्ला इब्न अल बखरस को भेजा, बकराहा को जुनबिल के खिलाफ भेजा। क्यों? क्योंकि जुनबिल के साथ पहले जो ट्रिब्यूट देने की बात हुई थी, वो ट्रिब्यूट रोक लिया गया, यानी ट्रीटी टूट गई। हजाज ने कहा कि अभियान शुरू करो। अल तबारी का जो अकाउंट है, हजाज का आदेश दर्ज है, उसने कहा, आदेश क्या था कि ओबेदुल्ला को कहा गया उनकी भूमि को तब तक वापस नहीं लौटना है जब तक उनकी भूमि को लूट ना लो, उनके किलों को नष्ट ना कर दो, उनके लड़ने वालों को मार ना दो, उनकी औरतों को कैप्टिव ना बना लो। माले गनीमा याद रखिएगा, ये सब चीजें आज की नहीं है। पहले दिन से इस धरती पर कदम रखने से लेके आज तक एक ही एजेंडा है दोस्तों, और उस एजेंडे को आपकी आंखों से छिपाया गया, ताकि वामपंथी और जिहादी दोनों एक ही शब्द हैं, एक का पर्यायवाची दूसरा है। तो खैर हमें यहां शब्द छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सोर्स में दर्ज मिलिट्री ऑर्डर है। आदेश क्या था और युद्ध ने क्या किया, हम इसको करते हैं। जुनबिल ने क्या किया, ओबेदुल्ला की सेना आगे बढ़ती चली गई। उसने सबसे पहले पशु और दूसरे रिसोर्स कब्जे में लिए, किले तोड़ दिए, क्षेत्रों पर कब्जा किए, लेकिन जुनबिल पीछे हटता गया। लेकिन ये रिट्रीट हार नहीं थी, ये एक ट्रैप। तबारी के अकाउंट में जुनबिल की जो फौज है, वो पीछे हटती हुई अरब सेना को ऐसी भूमि की ओर खींचती है जहां खाना नहीं था, पानी नहीं था, सुरक्षित सप्लाई नहीं थी, और फिर अरब सेना फंस जाती है। यहां युद्ध तलवार से कम, भूगोल से ज्यादा लड़ा गया। उबेदुल्ला को समझ में आया कि स्थिति बिगड़ चुकी है, नेगोशिएशन शुरू करता है। बालाधुरी की परंपरा में बताता है कि वहां उसको 5 लाख से 7 लाख दिरहम और उबेदुल्ला के 3 बेटों सहित होस्टेज रखना पड़ा। फिर विड्रॉल होता है, लेकिन विड्रॉल आसान नहीं था। भूख, प्यास, रेगिस्तान और भारी नुकसान। तबारी की नैरेटिव की वापसी में के दौरान सैनिकों की भयावह हालत और मौतों का वर्णन है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये अरब डिफीट केवल बैटलफील्ड डिफीट नहीं थी, ये सप्लाई डिफीट, ज्योग्राफिकल डिफीट और स्ट्रेटेजिकल डिफीट थी। काबुल और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। काबुल एक और दरवाजा जाबुल के उत्तर में है। काबुल, अरब आर्मी इस फ्रंटियर में बार बार कोशिश करती रही, लेकिन काबुल की लोकल पॉलिटिकल पावर आसानी से नहीं टूटी। अल बलादुरी, इसको मतलब वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आपको सुनाता जा रहा हूं ताकि ये रहे। कभी हमको किताबों पर बात करनी होगी तो हम इन सब पर अलग से बात करेंगे। उसने कहा, काबुल शाह ने मुसलमानों के विरुद्ध
एकजुट होकर काबुल से बाहर निकाल दिया। शाही डायनेस्टी का ये जिक्र है। इतिहास में कभी कभी एक वाक्य किताब से ज्यादा बता देता है। इसका अर्थ है कि अरब फोर्स सेना पहुंची और स्थानीय ताकत ने रिग्रुप किया और उसे बाहर निकाला। ये मॉडर्न स्कॉलरशिप काबुल शाह को अर्ली टर्की शाही पॉलिटिकल वर्ड से जोड़ती है और इसको अरब कैंपेन के साथ रखती है। लेकिन हम लोग अब आगे पीछे की तरफ चलते हैं कि मकरान, अब वापस आपका दक्षिण की तरफ देखें। मकरान एक बड़ा भ्रम यहां दूर कर दूं, किसी नक्शे में अगर मकरान को एक बार अरब टेरिटरी में रंग दिया गए तो दर्शक ये मान रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई। नहीं, फ्रंटियर इतिहास ऐसा नहीं है। 7वीं सदी के दूसरे हिस्से में अरब कमांडर्स ने मकरान पे बार बार कैंपेन किए। सीना इब्न सलामा के बारे में बलाधुरी की ट्रेडिशन बताती है कि उसने मकरान और उसको शहरों को अपनी ताकत से सबड्यू किया और अपनी ताकत स्थापित की। फिर रासिल अब इमर आया, फिर किकान में कैंपेन हुआ, वो मेड्स के साथ लड़ता हुआ संघर्ष में मारा गया। फिर दूसरे कमांडर आए, फिर कैंपेन हुई, फिर रेजिस्टेंस हुई, फिर गढ़ हुआ, फिर ट्रिब्यूट। यानी मकरान कनकॉर्ड नहीं हुआ, रिपीटेडली कंटेस्टेड था। बालाधुरी की कंपाइल्ड नैरेटिव में सिस्तान, राशिद अल मुंदीर और इब्न हारिथ जैसे कमांडरों के अभियान और लोकल रेजिस्टेंस का बाकायदा पूरा क्रम मौजूद है। इस लंबी प्रक्रिया ने लेकिन आखिर में एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया जिससे 8वीं सदी की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम यहां तक पहुंच गया। लेकिन अब 711 से पहले दोस्तों देबाल एक बार फिर आ रहा है। अब हम जहां पार्ट 3 को खत्म होना चाहिए हम उस तरफ पहुंच रहे हैं। 700 के बाद उम्मैद सत्ता का पूर्वी फ्रंटियर फिर से एक्टिव हो रहा है। हजाज की नजर में जनबुल अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, काबुल अभी भी स्वतंत्र फ्रंटियर था, मकरान को सुरक्षित करना जरूरी था और सिंध अब भी सामने था। लेकिन फिर एक बार मैरीटाइम इंसिडेंट्स ने इस कहानी को तेज कर दिया। सेरिंडबा के जहाज यानी चचनामा ट्रेडिशन में आता है। सेरिंडबा यानी श्रीलंका के राजा ने हज्जाज और खलीफा के लिए उपहार भेजे। इन जहाजों में कीमती वस्तुएं, रत्न, अन्य गिफ्ट थे और कुछ मुस्लिम महिलाएं और यात्री थे। समुद्र में ये जहाज सिंध के पास पहुंचते और डेबल के मेड बावरी या जो लोग थे उन्होंने इन पर हमला किया। जहाजों को लूट लिया गया, लोगों को बंदी बनाया गया। चचनामा के नैरेटिव में कैप्चर्ड वोमेन की पुकार थी कि ओ हजाज, लेकिन ये सावधानी है क्योंकि एक चचनामा ट्रेडिशन है, लेकिन 711 का कंटेम्प्रेरी आई विटनेस अकाउंट नहीं है। लेकिन ठीक है, इसी को कहा गया। हजाज ने सिंध के रूलर को, राजा दाहिर को पायरेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा और वापसी की मांग की उनकी गुलामों की। चचनामा ट्रेडिशन में दाहिर का जवाब आता है कि पायरेट्स उसके नियंत्रण में नहीं है। राजा दाहिर ने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार नहीं किया और यहीं से एक डिस्प्यूट आता है, मिलिट्री कन्फ्लिक्टेशन की तरफ बढ़ता है। हमें एक बात आपको साफ कर दूं कि यह सिर्फ एक नैरेटिव है, क्योंकि 711 का इन्वेशन ये कारण नहीं हो सकता है क्योंकि सिंध में फुटहोल्ड बनाने की स्ट्रेटजी की इच्छा, मकरान की सुरक्षा, मैरीटाइम रूट, पुराने फ्रंटियर कन्फ्लिक्ट और सिंध द्वारा अरब फ्यूजिटिव को देने की कहानी, एक्सप्लेनेशन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में है। लेकिन एक याद रखिए, उनको लूट 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 चाहिए, उनको पैसा 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 चाहिए, उनको औरतें 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 चाहिए, उनको बच्चे गुलाम चाहिए चाहिए। तो समुद्र की घटना लूट की जो है एक तात्कालिक कारण हो सकती है, लेकिन सिंध को लेकर उम्मीद जो डायनेस्टी स्ट्रेटजी है वो उनकी उससे पहले से थी। हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को क्यों नहीं भेजा, ये बहुत अलग बात है, क्योंकि पहले जो उबैदुल्ला इब्न नबहान को भेजा गया था, वो डेबाल गया, वो मारा गया। फिर बुदैल इब्न ताफा को भेजा गया, ताहफा, ये भी मारा गया। ये भी बुदैल के अभियान में उसका भी मारा। यानी पुरानी इन दो फेल्ड, ये जो पुरानी फेल्ड घटनाएं हैं मोहम्मद बिन कासिम से, सोचिए कि मोहम्मद बिन कासिम पहली कोशिश नहीं था। उससे पहले समुद्र से रेड हुई, जमीन से कैंपेन चली, मकरान में लड़ाइयां हुई, किकान में तबाही हुई, जनबुल में जाबुल में रेजिस्टेंस हुआ, काबुल में रेजिस्टेंस हुआ और देबाल पर अब असफल अभियान। अब हमको यहाँ चूंकि 3 पर मोहम्मद बिन कासिम की कहानी को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि एक फ्रंटियर को खोलने की कोशिश चल रही है, एक व्यवस्थित इन्वेसिव फोर्स तैयार की जा रही है। सिराज से सेना निकलेगी, मकरान पहुंचेगी, स्थानीय अरब फोर्स फिर से उसके साथ जुड़ेगी और समुद्र के रास्ते सैनिक हथियार और सीज मशीनरी डेबाल की तरफ जाएगी। अल बलाधुरी के अकाउंट में मोहम्मद बिन कासिम के डेबाल पहुंचने पर समुद्र से सप्लाई और वॉर मशीन आने का जिक्र है।
जो मंजनिक है, जिसको ब्राइड कहा गया, उसे चलाने के लिए बड़ी संख्या, मंजनिक उस समय का सबसे बड़ा हथियार था जिससे किलों की दीवारें तोड़ी जाती थी। आज के समय में जो आप देखते हैं उससे पहले उसी का है। तो 711 की कहानी दोस्तों अचानक सीमा पार की रेड नहीं है, ये एक तैयार मिलिट्री ऑपरेशंस था। मैं इसको दोबारा से मैंने आपको मैप दिखा दिए, तो इसीलिए अब आप सिंध की तरफ अगर हम जाएं, फाइनल क्लाइमैक्स इसका यही है कि इस बार सिर्फ सीमा नहीं, एक संगठित राज्य था जिससे टकराना था, एक राजनीतिक सत्ता थी, दुर्ग था, सेना थी, नदी थी और राजा दाहिर था। उधर हज्जाज था और उसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम। इस बार उसके साथ सिर्फ तलवारें नहीं थी, घुड़सवार सेना है, रसद है, मकरान का अनुभव है, समुद्री सहायता है, सीज मशीनरी है और सबसे महत्वपूर्ण पिछली 7 दशकों की असफलताओं से सीखे हुए सबक हैं। इसलिए अगर 711 को दोस्तों समझना है तो 711 से मत शुरू कीजिए जैसा आपके इतिहास में किया गया। वापस जाइए 636 पे, जहां पहली बार अरब जहाज आपको थाना के तट पर दिखेंगे, फिर भरूच, फिर देवल, फिर रासिल, फिर इंडस, फिर किकान, फिर जाबुल, फिर काबुल, फिर मकरान और फिर देवल दोबारा। लेकिन इस बार सिर्फ जहाज नहीं है, इस बार एक छोटा रेड नहीं है, इस बार एक तैयार सेना आ रही है जिसके सामने होगा सिंध। हम यहीं से शुरू करेंगे। अगला मोहम्मद बिन कासिम देवाल के दरवाजे पर होगा। तो सिंध पर हमला तो 711 में हुआ, लेकिन सिंध पर पहुंचने की लड़ाई 636 से शुरू हो गई। और वह लड़ाई तब शुरू हुई थी दोस्तों जब पहली बार अरब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर जुड़े थे। मैं चाहता तो आपको वो कहानियां सुना सकता हूं, लूट और दास जो बनाए गए उनका किस तरह से कैप्चर किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आपके लिए बहुत है कि वो उस जैसी लूट हमने कभी देखी नहीं। ये सब जगह है और हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक जगह थी। तो मेरे दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि हमको यहीं खत्म करनी होगी, लेकिन आप पार्ट 4 का इंतजार जरूर कीजिए। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सीरीज को जरूर शेयर कीजिए जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपकी किताबों में जब लिखा जाता है कि वो सिर्फ 12,000 की फौज के साथ आया, उसने ऐसे जीत लिया, उसने ऐसा, वो हिंदू शासकों को कायर दिखाने की एक इस्लामिक और जिहादियों की एक संगठित कोशिश है। उससे बाहर निकलिए, अपनी हीन भावनाओं से बाहर निकलिए और जातियों में तोड़े गए समाज के उस सामूहिक संघर्ष को देखिए जिसमें जातियों से अलग हटके एक युद्ध था, वहशियों बर्बर बलात्कारियों को जवाब दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। आज के लिए नमस्कार।